ओके, सो ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। डेवलपमेंट का मतलब है, जब भी हम एरिथ्रोपोइसिस की बात करते हैं, डेवलपमेंट का मतलब है सेल को ग्रो होना। ओके, सेल की जो वेरियस स्टेजेस हैं उसको डेवलप होना। हमने इतनी सारी स्टेजेस पढ़ी हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, सो वो सारे स्टेजेस डेवलपमेंट उसमें आते हैं। देन मैचुरेशन, सो मैचुरेशन का मतलब है जब कोई सेल अपने पूरे फंक्शनल लेवल पे पहुंच जाता है तो हम उसको मैच्योर सेल बोलते हैं। मैच्योर, और या फिर हम बोल सकते हैं इट इज सेल इज मैच्योर नाउ। ओके, सेल जब अपने पूरे फंक्शनल लेवल पर पहुंच जाता है तब हम उसको बोलते हैं दैट सेल हैज मैच्योर्ड। ओके, सो मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। सो ये तीनों वर्ड्स को मिला के जब हम देखते हैं आरबीसीज के कॉन्टेक्स्ट में, तब उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। सिमिलरली, अगर हम पूरे ब्लड सेल्स की बात करते हैं जिसमें आपके आरबीसी भी आते हैं, डब्ल्यूबीसी भी आते हैं, प्लेटलेट्स भी आती है, तब हम उस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। ओके, so please remember, erythropoiesis is development, origin, and maturation of erythrocytes. Hemopoiesis is origin, development, and maturation of all blood cells. All blood cells. Okay. So site of erythropoiesis. So we have seen in the previous class also कि इसमें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट होता है बिफोर बर्थ, दूसरा पार्ट होता है आफ्टर बर्थ। ओके, सो बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ में भी तीन स्टेजेस है। मेसोब्लास्टिक, सो पहले 2 महीने में, देन हेपेटिक, हेपेटिक एंड माइलॉइड। ओके, सो ये तीन स्टेजेस होती है हमारे बिफोर बर्थ और इन फीटल लाइफ। ओके, इन एम्ब्रियो। तो ये तीन हमारी मेन स्टेजेस हैं। So during the first 2 months of intrauterine life in mesoblastic stage, the RBCs are produced from mesenchyme of yolk sac. Similarly in hepatic stage, hepatic means क्या होता है, पिछली क्लास में हमने देखा था। हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर, लीवर सर। लिवर। ओके, सो हेपेटिक हम तब यूज करते हैं जब हम लीवर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं या लीवर के बारे में बात कर रहे होते हैं। Okay, so from third month of intrauterine life, liver is the main organ that produces RBCs. So liver में फिर RBC बनना शुरू होते हैं, और spleen and lymphoid organs are also involved. So spleen और lymphoid organs में भी थोड़ा बहुत RBC। जरूरी इसलिए आप लोगों को बताना, हिपैटिक स्टेज जो है थर्ड मंथ से लेकर आपके अराउंड 6 मंथ तक चलती है। नाउ हमारा जो इंट्रायूट्रीन डेवलपमेंट होता है उसमें जो बोन्स बनती हैं वो बाद में बननी शुरू होती हैं, धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है। इसीलिए बोन मैरो जो है लास्ट स्टेज में आता है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ, द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लिवर। ओके, सो रेड बोन मैरो एंड लिवर, ये रीजन यही है क्योंकि बोन्स डेवलप होने में टाइम लगता है। वो सबसे आखिरी पार्ट में होते हैं, आखिरी 3 मंथ्स में होना शुरू होता है। ओके, सो बोन्स जैसे जैसे डेवलप होना शुरू होता है वैसे वैसे फिर ये माइलोइड स्टेज आना शुरू हो जाता है। ओके, उससे पहले हेपेटिक स्टेज में बनते हैं, मतलब लिवर से बनते हैं। उसका रीजन भी बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आपके लिवर और स्प्लीन को एक क्षमता दी गई है, अगर आपकी बोन मैरो नहीं बना पा रही तो आपका लिवर और स्प्लीन को ये क्षमता है कि वो आरबीसीज को बना सकती है। ओके, ये क्षमता अडल्ट में भी रहती है, लेकिन मेनली यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है आरबीसीज का ओरिजिन जो होता है वो बोन मैरो में ही होता है। सो बिफोर बर्थ हमने देखा, नाउ आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ का मतलब है जब बेबी यू कैन से बॉर्न हो गया है, उसके बाद में न्यू बॉर्न बेबीज में, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में और अडल्ट्स में RBCs are produced only from red bone marrow. So RBCs
सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में आती है आपका अप टू द एज ऑफ 20 years, सो 20 साल तक RBCs are produced from red bone marrow of all bones, long bones and all flat bones। ठीक है, सो बोन मैरो में आपकी जो रेड बोन मैरो है अप टू 20 years ऑफ एज, जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो सारी बोन्स में होता है, लॉन्ग बोन्स एंड ऑल फ्लैट बोन्स सब में होता है। लेकिन आफ्टर 20 years ऑफ एज, 20 years के बाद में RBCs आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्रा, sternum, ribs, scapula, iliac bones and skull bones। इन बोन्स के नाम में आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इजी है। अगर आपने एनाटॉमी में जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत इजी है। ओके, सो वर्टिब्रा हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन जो पीछे का पूरा प्रोसीजर होता है बैक का, ठीक है, उसमें वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं। स्टर्नम आपकी चेस्ट पे जो सबसे प्रोमिनेंट बोन होती है वो है। रिब्स आपकी पसलियों को बोलते हैं। स्कैपुला आपके जस्ट शोल्डर के पास पीछे बैक साइड पे होता है। आइलियक बोन्स आपके हिप बोन होती हैं। ओके, देन स्कल बोन्स इज द skull from the ends of long bones। now end of the lung bones यहाँ पर important है, end of the long bones। okay, please remember this, after 20 years of age end of long bones से ही आपका आरबीसी प्रोडक्शन होता है। okay, in adults liver and spleen may produce the blood cells if the bone marrow is destroyed or fibrosed। so जैसे कि मैंने आपको बताया, बिफोर बर्थ हमारे पास कैपेसिटी होती है हमारे लिवर और स्प्लीन के पास में कि वो आरबीसी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जैसे जैसे आफ्टर बर्थ हम ग्रो करते हैं, हमारा बोन मैरो वो फंक्शन करता है, लिवर एंड स्प्लीन नहीं करते। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर फाइब्रोस होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में हमारे लिवर एंड स्प्लीन वापस से आरबीसी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, आरबीसी की शेल्फ लाइफ 120 डेज है। ओके, लाइफ जो है वो 120 डेज के अराउंड है एवरेज। सो अगर दोबारा से आरबीसी नहीं बनेंगे तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग कैसे होगी? जो आरबीसी के फंक्शन है, ऑक्सीजन डिलीवर करना एंड वेरियस अदर फंक्शंस आल्सो, वो कैसे होंगे? सो ये बॉडी का एक आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बोन मैरो अगर सप्लाई नहीं कर पा रही है तो लिवर एंड स्प्लीन उसकी जगह ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज जो ध्यान देने वाली है, लिवर एंड स्प्लीन की भी एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो फंक्शन नहीं कर सकते। ओके, लिवर की भी एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो फंक्शन नहीं कर सकते आरबीसी प्रोडक्शन में। तो इसमें होता यही है, जितना नॉर्मल हम इसमें सरवाइव कर सकते हैं इंडिविजुअल, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। Then comes process of erythropoiesis। So before going into the process, let us just discuss this diagram। So PHSC, that is your pluripotent hemopoietic stem cells, forms two type of cells, blastocytes और lymphoid stem cells। दो टाइप के सेल बनाते हैं अगर आप इस डायग्राम में क्लियरली देखेंगे। सो बीच में ये सेल प्रेजेंट है हमारे प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनाते हैं आइदर वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से ही फिर आपके फर्दर सब डिविजन होते हैं। CFUE, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, एरिथ्रोसाइट्स बन सकता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स बन सकते हैं। सिमिलरली CFUGM। ओके, सो हमारा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स पर है। ओके, एरिथ्रोसाइट्स पर है, मतलब रेड ब्लड सेल्स पर। सो हम इसकी अगर पूरी साइकिल देखते हैं तो बहुत सिंपल सी साइकिल है। CFUE converts into proerythroblast, proerythroblasts convert into early normoblast, early normoblast converts into intermediate normoblast, and intermediate converts into late normoblast। After normoblast,
द फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स टेक्स प्लेस एंड रेटिकुलोसाइट्स के बाद में एरिथ्रोसाइट्स। नाउ आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से भी इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ओके, डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो CFUE और सी प्रो एरिथ्रोसाइट्स में आपको दो तीन चीजें जो सिंपली दिख सकती हैं। एक, थोड़ा रेडिश टिंज आना शुरू हो गया है प्रो एरिथ्रोसाइट्स में। सो यहाँ पर हमारा आरबीसी प्रोडक्शन शुरू हो गया, लेकिन वो आपको दिखना अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में ही शुरू होता है। ओके, सो CFUE में अगर एक और चेंज जो हम देखेंगे वो है न्यूक्लियस में। CFUE का न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा है, प्रो एरिथ्रोसाइट्स का थोड़ा छोटा है। दूसरा जो इसमें मेन चीज देखने वाली है, इसमें दो न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई होते हैं, वो दो प्रेजेंट हैं। ओके, सिमिलरली अगर आप प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में चेंजेस देखोगे तो उसमें भी बहुत चेंजेस आप देख सकते हो इजीली। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस और छोटा हो गया है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है लाइट स्काई ब्लू कलर में, वो अब प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली इसमें हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ना यहाँ पर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा हो गया है, तो उसका यू कैन से दिखना लग गया, देखने में पता लग रहा है यस हीमोग्लोबिन इज देयर। नॉर्मोब्लास्ट nucleus is also decreasing, very much decreasing in size. Late normoblast, now इसमें तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं that nucleus has gone or disappeared. न्यूक्लियस नहीं है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरी चीज जो इसमें देखी जा सकती है वो है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो वो दोनों ही चीजें हो रही हैं और सेल साइज भी डिक्रीज हो रहा है। नाउ कम्स रेटिकुलोसाइट्स। सो रेटिकुलोसाइट्स में भी आप देखेंगे सेल साइज डिक्रीज हो रहा है। इसके अंदर जो है रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं क्लियरली। इसमें जो सर्कल्स छोटे छोटे बहुत दिखा रखे हैं वो रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन है। ओके, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एरिथ्रोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स जो है कन्वर्ट होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स में जो मेन चीजें देखने वाली हैं उसमें ना तो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ना ही उसमें रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट है। फुली फॉर्म्ड हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है। तीसरी जो है आरबीसीज की शेप, एरिथ्रोसाइट्स की शेप। सो शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट इज वेरी मच बायकॉन्केव, दोनों तरफ से वो कॉन्केव होते हैं, इसीलिए हम उनको बायकॉन्केव बोलते हैं। ओके, सो ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है कि व्हाट आर द चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं। Now we will be discussing the factors necessary for erythropoiesis. So just before going into that, we will look into the stages of erythropoiesis. So proerythroblast में होता है synthesis of hemoglobin starts. Early normoblast, nuclei disappear. Intermediate, nucleoli disappear. Intermediate normoblast, hemoglobin starts appearing. Late normoblast, nucleus disappears. Reticulocytes, reticulum is formed. Cell enters capillaries from site of production. So reticulocytes आपके ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। आप में से एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था कि सर रेटिकुलोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, वो हमने देखा भी था। ओके, मैच्योर्ड आरबीसीज, रेटिकुलम डिसअपियर्स, सेल्स अटेन्स बायकॉन्केविटी। से ये सारी चीजें अभी हम देख के आए हैं पीछे। इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान देने वाली है, जो आपको जनरली पता होनी चाहिए, आरबीसीज को पूरा मतलब जो आपका स्टेम सेल था, प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स PHSC, उससे आरबीसी बनने में एक हफ्ता लग जाता है, 7 दिन, 7 days। ओके, और लेट नॉर्मोब्लास्ट से, लेट सर नॉर्मोब्लास्ट, हाँ हाँ जी, हेलो, सर स्लाइड सुनिए। ओके।
सो आई थिंक मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप बाकी किसी को भी स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही है तो प्लीज यू कैन टेल मी। हो रही है सर। सर अब हो रही है। हो रही है तो प्लीज आप एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखिए, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो। सबका हो रहा है अभी? यस सर। ओके। सो एक और चीज जो जानने वाली ये थी कि प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल पीएचएससी से एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसीज हैं उसको बनने में एक हफ्ता लगता है। ठीक है, एक हफ्ते में आपका पूरा रेड ब्लड सेल बनता है। और जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है, लेट नॉर्मोब्लास्ट से एरिथ्रोसाइट बनने में कम से कम 2 दिन लगते हैं। सो अराउंड 48 आवर्स। और बाकी लेट नॉर्मोब्लास्ट से हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का जो प्रोसीजर है उसमें 5 दिन लगते हैं। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लेट नॉर्मोब्लास्ट से एरिथ्रोसाइट बनने में तो 2 दिन लग सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर किसी को इंजरी हो जाती है, किसी भी इंडिविजुअल को अगर इंजरी हो जाती है, चोट लगती है और ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो ब्लड लॉस होने के बाद में जब वो ब्लड लॉस हो गया उसके बाद में आपने इंजरी पे जो भी बैंडेजिंग करना था वो कर दिया ना। ब्लड लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बॉडी को। ओके, सो ब्लड कंपनसेट करने के आरबीसी के लिए आरबीसी की जरूरत होगी। ओके, आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं ब्लड में। सो उसकी प्रोडक्शन शुरू करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन होने में एक हफ्ता लग जाएगा। सो होता क्या है, जो आपके रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अराउंड 1% होते हैं टोटल आपके ब्लड काउंट के, हाँ, आपके आरबीसी काउंट के। ओके, सो वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, वो अराउंड एक दिन के अंदर अंदर मैच्योर हो जाते हैं। सो जो आपका ब्लड लॉस की वजह से आरबीसी में डिक्रीज हुआ था, काउंट में डिक्रीज हुआ था, वो रेटिकुलोसाइट्स पूरा कर देते हैं और फिर एक हफ्ते बाद तक आपका धीरे धीरे आरबीसी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पे एक और तरीके से समझा जा सकता है, आपकी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, ऐसा नहीं है कि चोट लगेगी तभी आपका आरबीसी प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते या घटाते हैं। लेकिन आरबीसी प्रोडक्शन चलता रहता है, प्रोसीजर चलता रहता है। ओके, क्योंकि 120 दिन का जो हमारा टाइम है वो हर दिन कुछ आरबीसी सेल्स डेड होते हैं और कुछ ओरिजिनेट होते हैं हर दिन। ओके, सो हर दिन कुछ आरबीसी सेल्स जो हैं अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके डेड हो जाते हैं और कुछ आरबीसी सेल्स जो है मेच्योर होते हैं आरबीसीज में। सो वो डेवलप होते हैं एरिथ्रोपोएसिस के थ्रू। सो नाउ वी कम टू द फैक्टर्स। तो हम इसको जस्ट ब्रीफ में देखेंगे आज थोड़ा। इसको ये इम्पोर्टेंट है फैक्टर्स जो हमारे एरिथ्रोपोएसिस को गाइड करते हैं। ओके, सो इनको हम जब देखेंगे तो प्लीज रिमेम्बर, अगर कुछ समझ नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको दोबारा करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई वर्ड ऐसा लगता है जो समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम दोबारा से करने वाले। ओके, सो फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोएसिस, इसका मतलब सिंपल है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे एरिथ्रोपोएसिस करने में हेल्प करती हैं, एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ओके, वो कौन सी प्रोसीजर्स हैं या फिर कौन से केमिकल्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। So development and maturation of erythrocytes requires variety of factors which are classified into 3 categories. So इन्होंने 3 categories में divide कर दिया है। First is general factors, second is maturation, third is factors necessary for hemoglobin formation. So 3 factors हैं, general, maturation and factors necessary for hemoglobin formation. ये 3 फैक्टर्स के ऊपर ही आपका पूरा एरिथ्रोपोएसिस का प्रोसीजर डिपेंड करता है। ओके, सो जनरल फैक्टर्स के क्या होते हैं पहले वो देख रहे हैं।
General factors necessary for erythropoiesis are: first is erythropoietin, in short EPO. EPO भी बोला जाता है इसको. Okay. Second is thyroxine. Thyroxine. Okay. So it is a hormone. ये आपके एक हार्मोन है. Then comes hemopoietic growth factors. Hemopoietic growth factors. And last is vitamins. Vitamins. तो विटामिन्स के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा. एरिथ्रोपोइटिन मैंने आपको पहले बताया था कहाँ से प्रोड्यूस होता है. एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ हम पिछली नहीं, हम पढ़ चुके हैं, पिछले स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं. ये आपकी किडनीज में प्रोड्यूस होते हैं. ओके. ईपीओ इज प्रोड्यूस्ड इन योर किडनीज. ओके. हम इसको देखते हैं आगे कहां पर कैसे होता है. सो most important general factor for erythropoiesis is the hormone called erythropoietin. It is also called hemopoietin or erythrocyte stimulating factor. So सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारा जनरल फैक्टर्स में काउंट होता है वो एरिथ्रोपोइटिन है. रीजन सिंपल है. एरिथ्रोपोइटिन का मतलब है जो इसकी प्रोडक्शन को गाइड करे. ओके. इसका नाम ही इन्होंने एरिथ्रोपोइटिन रखा हुआ है. सो हार्मोन है आपके, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेक्रेटेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी. सो अभी के लिए आप किडनीज याद रखिए. जब आपको किडनी पढ़ा जाएगा तब ये फिर से आएगा ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन. तब उसको हम देखेंगे पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है. स्मॉल क्वांटिटी इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड ब्रेन. लेकिन जो मेन आपका प्रोडक्शन होता है वो किडनी से होता है. बहुत ही कम मात्रा में ही आपके लिवर और ब्रेन से भी सिक्रीट होता है. स्टिमुलेंट्स फॉर सिक्रीशन. सिक्रीशन का मतलब होता है बनना और उसका ब्लड में रिलीज होना. ओके. सो एक हार्मोन जब बनता है और ब्लड में रिलीज होता है तो हम उसको बोलते हैं सिक्रीशन. उसे हम बोलते हैं सिक्रीशन. ओके. सो उस सिक्रीशन को कौन गाइड करता है, या फिर आप बोल सकते हैं सिक्रीशन को कौन बढ़ाता है, प्रोडक्शन को कौन बढ़ाता है हीमोपोइटिन की. सो कुछ कंडीशंस हैं, उसमें से एक है हाइपोक्सिया. सो हाइपोक्सिया मैं आपको बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ. बहुत ही ब्रीफ में, ये अलग ही टॉपिक है अपने हिसाब में. सो हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया. जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, कमी का मतलब है कम होना, खत्म नहीं होना, कम होना. ओके. जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है टिश्यूज में तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया. ओके. ना आपको आरबीसीज के फंक्शन जब हमने बताए थे तो ये पढ़े थे तो ये देखा था आरबीसीज का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाना. यही फंक्शन है एक मेन. ओके. नाउ टिश्यूज के पास में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आरबीसीज का फंक्शन है ऑक्सीजन डिलीवर करना. सो जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर हो पाएगा. ये तो बहुत ही आसान, अगर आप सोचेंगे मैथ्स है तो मैथ्स है. जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगा. ठीक है. सो अगर टिश्यूज में हाइपोक्सिया हो जाता है तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उस आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट होना होता है किडनी से. सो हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है. सिंपल. अगर ये समझ नहीं आया तो बताइए, फिर हम इसको समझाते हैं. एरिथ्रोपोइटिन कब बढ़ता है? एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन कब बढ़ता है? हाइपोक्सिया जब स्टिमुलेट करता है. ओके. हाइपोक्सिया क्या होता है? Lack of oxygen in tissue. Okay. In tissues. Lack of oxygen in tissues. Okay. Now
आरबीसीज का फंक्शन क्या था? ऑक्सीजन को डिलीवर करना टिश्यूज तक। ओके, सो अगर टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सो अगर हम आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ज्यादा आरबीसीज होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर पाएंगे। ओके, सो जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन हम इजीली डिलीवर कर सकते हैं। सो आरबीसीज का हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हाइपोक्सिया जो हमारा स्टिमुलेंट था वो हटने लगेगा, और जैसे ही वो हटेगा फिर से पोएटिन का जो सिक्रीशन है, सो ये दोनों तरफ से है। अगर हाइपोक्सिया हुआ तो एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन बढ़ेगा। जैसे ही हाइपोक्सिया खत्म हो गया, हाइपोक्सिया हट गया, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स हो गए टिश्यूज के पास में, तो आपका एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन वापस डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? हाइपोक्सिया था तो एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन बढ़ गया। हाइपोक्सिया जैसे ही रिजॉल्व हुआ, जैसे ही वो ठीक हुआ, वैसे ही एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन वापस से कम होने लग गया। कम होने लगता है। ठीक है, यस सर। ओके। सो ये तो हो गई आपके बात एरिथ्रोपोएटिन की। ना ये फंक्शन कैसे करता है, उसमें हम चेंजेस क्या क्या आते हैं, अदर फैक्टर्स जो इसमें होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।